मैं माननीय किसी के नाम के आगे नहीं जोड़ता हूं नॉर्मली। अपने नाम के आगे भी मुझे आपत्ति है कोई जोड़ता है तो, मगर आपके नाम के साथ आज बड़ी श्रद्धा से ये सेकेंड वेव के लिए हम लोग तैयार ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात आपने की, यह हकीकत है कि नवंबर से लेके मार्च तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई उसकी। ये मान लिया देश ने कि हम तो जीत गए, जंग जीत गए, हम भारत कहें तो भारतवर्ष जीत गया। तो सेकेंड वेव के लिए हम लोगों ने कुछ कोशिश ही नहीं की। जो आपने बात बताई प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं इस थप्पड़ से तो हम अब उसको प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। और मेरी तो ये उम्मीद है कि ये कोरोना खत्म भी होगा शायद 10-15 दिन, महीने के अंदर, या कम हो जाएगा, मगर हम चौकन्ने रहें कि फिर वापस आ सकता है। 1-1.5 साल तक चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। जहां तक शिवानंद जी की बात है कि आरटीआई में क्या हो सकता था, मेरे हिसाब से मेरे जैसे आदमी जो सचमुच इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, उससे अच्छा धीरेन्द्र जी जैसे बता सकते हैं कि क्या जानकारी होने से लोगों को फायदा हो सकता है, जो जानकारी दी जा सकती है, और किस तरह से हो सकता है वो ऑन द ग्राउंड है। मैं भी समझता हूं, मैं पारदर्शिता के फेवर में हूं, मगर कोविड जैसी सिचुएशन में किन इंफॉर्मेशन का, शायद अस्पताल में बेड्स जो है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, दवाई की अवेलेबिलिटी है, ये अगर ट्रांसपेरेंटली मालूम पड़ता और वेबसाइट से भी अगर कोई स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकता, तो शायद जो लोगों की तकलीफ है थोड़ी कम होती। तकलीफ कम नहीं हो जाती, मगर थोड़ी सी कम होती। जो दौड़ा दौड़ी है, जिसके बारे में मैं तो सिर्फ पढ़ता हूं, मैं तो बंबई शहर में हूं, 74 साल की उम्र है, तो मैं तो हाउस अरेस्ट में हूं, घर के बाहर नहीं निकलता। जो वही चीज है मेरे हाथ में, और तो कोई हाथ में नहीं है। मगर वैक्सीनेशन, मुझे मालूम नहीं है मध्य प्रदेश में क्या हाल है, मगर बंबई में तो बहुत बुरी हालत है। बोल दिए सबको, और लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे 18 साल के ऊपर के, मगर वैक्सीन नहीं है, तो लोग बेचारे जाते हैं वापस आते हैं, उससे ज्यादा कोरोना फैलने का चांस है, क्योंकि लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, फिर वहां पे पूछते हैं भाई कब आएगा, क्या नहीं होगा, खड़े रहते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं। ये चीजें अगर हमें पारदर्शी तरह से पता चले तो लोगों को दिक्कत कम होगी, विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। बाकी मैं तो ये कहूं कि धीरेन्द्र जी वापस सलाम आपको। सर, मैं आरटीआई के पर्सपेक्टिव से यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, जो जिला आपदा प्रबंधन समिति है, उसमें निश्चित रूप से ये देखें कि उनके अभी तक के कितनी मीटिंग्स हुए हैं और उनमें क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। और जैसे कि अपन आरटीआई की जो एक धारा आप लोग अक्सर कोट करते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको जानकारी उपलब्ध करानी है, तो निश्चित रूप से वो जानकारी प्राप्त करें और देखें कि आपके आसपास जो अस्पताल हैं उनमें उस चीज को स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि अगर हम बीमार होंगे तो हम अपने नजदीकी अस्पताल में जाएंगे, हर आदमी के पास संभव नहीं हो पाता। जैसे रीवा की हम बात करें, यहाँ पे लोग शिवपुरी से, नागपुर से लोग यहाँ से, जिनके पास है, वो यहाँ पहली बात तो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग मिनट्स लें और उसमें देखें कि वो आपके गांव के हेल्थ के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है कि नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो इसको कैसे हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि एटलीस्ट आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे 2 या 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डले हुए होने चाहिए कि आपको किसी को ऑक्सीजन की क्राइसिस, तो आप एटलीस्ट कंसंट्रेटर पे तो उसकी डाल दें, जान तो बच जाए उसको। वहां पे जो आवश्यक दवाइयां, स्टेरॉइड्स है, जो भी है, वो सब चीजें वहां पे उपलब्ध हों। अगर आप प्राथमिक रूप से उसको तुरंत ही आप दवाइयां देते हैं तो मरीज की गंभीरता, जो बीमारी की गंभीरता, बहुत हद तक रोक सकते हैं। और बीमारी गंभीरता कम होगी तो आपको बेड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बेड्स अगर लगेंगे तो कम लोगों को लगेंगे, आईसीयू पे लोड्स कम पड़ेगा, तो जिनको आवश्यकता है उन लोगों पे हो जाए। दूसरा सर, जो सरकारी अस्पताल है वो सिस्टम तो इतने चुस्त दुरुस्त नहीं है। हॉस्पिटल्स में एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एचएमआईएस अपन जिसको बोलते हैं, जो यूजुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगे रहते हैं कि किस बेड पे कौन सा मरीज है, क्या है, वो पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज होता है। तो उस कंप्यूटराइज सिस्टम को आप निश्चित रूप से डिस्प्ले करिए बाहर कि आपके अस्पताल में
50 बेड की अगर आपको परमिशन है तो उन 50 बेडों में कौन कौन से मरीज हैं और कौन कहाँ गए हैं, क्योंकि अक्सर जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल इसको कर रहे हैं, वहां पे बेड की बोली लग रही है, आपके पास पैसे हैं वहां पे। अभी यहाँ पे डिसीजन आ गया क्लिनिकल कंडीशन पे, आपकी मरीज की स्थिति कैसी, मरीज की स्थिति कौन डिसाइड कर रहा है, वही डॉक्टर डिसाइड कर रहा है जिसका खुद का अस्पताल है। और ये मानवीय प्रवृत्ति है कि अगर एक मरीज उसको 10,000 रुपए पर डे का दे रहा है, दूसरा 50,000 दे रहा है, तो निश्चित 50,000 वाले को बेड देगा और उसको पेपर में लिखना है कि क्लिनिकल कंडीशन इसकी खराब है और चीजें हो जाएंगी। तो इसको तो अब इस पे अभी इस टाइम पे मुझे पता नहीं कि कितना गवर्नमेंट इस पे इन्फोर्स करेगी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पे ये सिस्टम लागू है, HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे बेड की लाइव स्टेटस आप डिस्प्ले कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको डिस्प्ले करना चाहिए। और वहां पे हर जैसे सभी जगह उन्होंने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को प्राइवेट हॉस्पिटल के, तो उनको बिठाना चाहिए 24 घंटे के, डॉक्टर साहब ये कि यार सर ये आपके अस्पताल में ये बेड खाली है और ये हमारा मरीज सीरियस है या उसकी कंडीशन ये है, आप इसको बेड दो। इस टाइप से चीजें करना चाहिए। जहां तक बात आती है गवर्नमेंट, जैसे हमारा अस्पताल 800 बेड का है, 200 बेड का एक और अस्पताल है, उसको भी अभी 1-2 दिन में टेक ओवर करके और उसको कर रहे हैं। अब हमारे सिचुएशन में हमने भी एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है इंटरनल बेड्स को अपडेट करने के लिए, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल का खुद का कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं, सब कुछ मैनुअली चल रहा है। तो हम इटसेल्फ मैंने स्टार्ट किया अभी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से, तो सबको फोन करके पूछना पड़ता है हर डॉक्टर को, हर फ्लोर पे अगर 30 डॉक्टर काम कर रहे हैं 3 शिफ्ट में, तो 90 हमको फोन कॉल लगाने पड़ते हैं 3 बार अपडेट करने के लिए। डॉक्टर साहब क्या कौन सा बिस्तर खाली है, आप क्या कौन सा बिस्तर खाली है, आप क्या। इवन हमारे पास उसी अस्पताल में हम हैं और हमारे मरीज को आईसीयू की आवश्यकता है, तो हमको 15 बार फोन लगाना पड़ता है कि वहां पे ऑक्सीजन का बेड खाली है कि नहीं है। और क्योंकि और फोन हम किसको करते हैं, डॉक्टर को ही फोन करते हैं, डॉक्टर जो पीपी किट में पहने हुए खुद आईसीयू में पेशेंट की केयर में लगा हुआ, उसके पास टाइम ही नहीं है फोन उठाने का। तो कई बार इस टाइप से चीजें हो जाती हैं। तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट सिस्टम में ये कितना इफिशियंट हो पाएगा और इसको तुरंत डेवलप करना चाहिए कि प्रायोरिटी में है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटीज गवर्नमेंट सेटअप में दूसरी चीजें, ऑक्सीजन है, मैन पावर है, बेड्स बढ़ाने हैं, तो बट प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल इसको कर सकते हैं। और दूसरा जो गवर्नमेंट सेटअप है, जैसे गांव में हो गया, कस्बों में हो गया, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल उतने इक्विप्ड नहीं है, उतने इफिशिएंट नहीं, वहां पे आपका जो भी है सरकारी सिस्टम ही है। तो एटलीस्ट उस सरकारी सिस्टम को हम दुरुस्त कर ले। जैसे हमारे रीवा में ऑक्सीजन अभी कंसंट्रेटर आए, 100 कंसंट्रेटर आए। अब मुझे लगता है कि इसमें आपको आरटीआई लगाना चाहिए कि आपने वो 100 कंसंट्रेटर को कहां कहां पे किस किस पीएचसी सीएचसी में दिया है, इसको क्यों दिया है, कितने 100 पेपर में आ गए, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ लिया, एक्चुअली में मैं भी आ गया हूं, बट उसमें कितने फंक्शनिंग है, कितने क्वालिटी वाइज है और कितने वास्तव में फील्ड में गए और कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, ये निश्चित ही एक मतलब जानकारी इसकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई चीजें खराबी, मैंने कहीं कल पेपर में पढ़ा कि वहां पे 10 वेंटिलेटर रखे हुए थे, 1 साल से वेंटिलेटर खराब है, उनमें 30-40 हजार रुपए की कुछ समस्या थी और वेंटिलेटर वो बनाए ही नहीं गए, वहां का सिविल सर्जन ने उनको रिपेयर। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही आरटीआई की और 48 घंटे की आरटीआई की, वर्तमान में आरटीआई लगाने की। तो हम यहाँ पे राहुल सर को यहाँ पे हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि इन स्थितियों में जबकि कार्यालयों में बड़े मुश्किल से 10% कर्मचारी अधिकारी काम कर पा रहे हैं और ऑलमोस्ट शट डाउन जैसी स्थिति है, तो यहाँ पे कैसे अपन 48 आवर्स वाली आरटीआई का क्या औचित्य बनता है या कोई भी आरटीआई का क्या औचित्य बनेगा और कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें इसका कोई आंसर इस प्रकार से आ पाएगा। और इसमें शिवानंद जी, अभी जो 48 घंटे की आरटीआई का सवाल है वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सिस्टम